नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारत में समाज पढ़ रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन है। क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और शास्त्र, यानी कि समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है और विज्ञान में हमें कुछ तथ्यों को, कुछ आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। इन तथ्यों को और आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। तो उस सामग्री को हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्य सामग्री के आधार पर, यानी कि पाठ्य परिदृश्य के आधार पर, जिसको हमने शास्त्रीय परिदृश्य भी कहा है, और क्षेत्रीय परिदृश्य के आधार पर, यानी कि फील्ड वर्क के द्वारा भी हम सामग्री इकट्ठी कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को। हमने अभी तक पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो हमने वैदिक काल को पढ़ा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल और महाकाव्य काल। तो इससे हम सामग्री को इकट्ठा कर सकते हैं। जैन धर्म यानी कि बौद्ध धर्म, इसके द्वारा भी हम सामग्री को पाठ्य परिदृश्य के माध्यम से हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो जैन धर्म में क्या था? ईसा से 6वीं और 7वीं शताब्दी में विश्व में महान धार्मिक आंदोलन हुए। विश्व के कई देशों में तत्कालीन समाज व्यवस्था के विरोध में समाज सुधारकों द्वारा आंदोलन किए गए। समाज को पुनर्जीवित, दोबारा से उसको जीवित करने के प्रयास हुए। भारत में भी ब्राह्मणवाद, जातिवाद और कर्मकांड, अंधविश्वास के विरोध में महावीर और गौतम ने अपनी नवीन विचारधारा दी है और भारतीय समाज को पुनर्जीवित करने में नवीन प्राणों का संचार किया है। महावीर ने जैन धर्म और गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। महावीर ने सम्यक ज्ञान यानी कि समान ज्ञान, धर्म और सम्यक दर्शन के सिद्धांतों का प्रत्येक गृहस्थ द्वारा पालन करने की बात कही है। गृहस्थ के लिए उन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय क्या होता है? चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह होता है कि बहुत ज़्यादा अनावश्यक वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना। तो इन 5 प्रतिज्ञाओं को मानने की बात कही। महावीर द्वैतवाद क्या होता है? द्वैतवाद जब हम सांख्य योग में पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र में हम पढ़ते हैं, तो एक तो होता है एकेश्वरवाद, यानी कि एक ही ईश्वर है, और द्वैतवाद होता है कि प्रकृति और आत्मा, प्रकृति और ईश्वर, एक ईश्वर है और एक प्रकृति है, तो इसको हम द्वैतवाद कहते हैं। तो महावीर ने द्वैतवाद, प्रकृति तथा आत्मा के अस्तित्व में विश्वास ये करते थे, और धीरे धीरे जैन धर्म का प्रसार संपूर्ण भारत में हो गया और इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त हो गया। उत्तरी भारत में मथुरा व दक्षिण में श्रवण बेलगोला जैन धर्म के प्रचार केंद्र थे। जैनियों ने बहुत सारे साहित्य और कला का भी सृजन किया। तो इन साहित्यों के द्वारा, इन ग्रंथों के द्वारा हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो हम इनके द्वारा, हम इनसे सारी बातें हम जानकारी करते हैं। हमें जानकारी कहाँ से होगी? तो इन ग्रंथों के द्वारा हमें जानकारी होगी। इसी प्रकार से बुद्ध ने भी लोगों को उस सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जिससे कि वे जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सके। जीवन मरण से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने सत्य दृष्टि, सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य कर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार, सत्य ध्यान आदि अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण का उपदेश दिया। इस प्रकार जैन और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के ही अंग थे। इन्हें हम सुधार आंदोलन भी कह सकते हैं, और जो हिंदू धर्म में आई बुराइयों का अंत करना चाहते थे। अब हम देखते हैं मौर्य काल। मौर्य काल में भारत के राजनीतिक इतिहास में मौर्य काल अंधकार से प्रकाश का मार्ग माना जाता है। इस काल में पहली बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सत्ता के अधीन था। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व था, जिससे नंद वंश के अंतिम राजा को पराजित किया तथा सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पंजाब व सिंध से खदेड़कर संपूर्ण उत्तरी भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मौर्य काल में
भारत में राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक एकता को बल मिला। मौर्य काल में ही भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म का प्रचार अन्य देशों में हुआ। चंद्रगुप्त का पौत्र अशोक इतिहास में महान प्रतिभाशाली राजा था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और अपने पुत्र और पुत्री को धर्म के प्रचार के लिए उसने लंका और दूसरे देशों को भेजा। मौर्य काल में देश में वाणिज्य व्यवस्था, विज्ञान, साहित्य और कला की प्रगति हुई। अशोक की धार्मिक नीति और सहिष्णुता विश्व बंधुत्व पर आधारित थी। उसने विश्व को शांति का संदेश दिया। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति व्यवस्था पनपने लगी थी। मौर्य काल की कला स्तूप होते हैं, खंबे, स्तंभ, राजप्रसाद और गुफाओं के रूप में देखने को मिलता है। अब आता है शक और कुषाण काल। शक और कुषाण काल ये मौर्य काल के बाद का जो काल था, वो ईसा से दूसरी सदी पूर्व से चौथी सदी बाद तक भारत में कोई भी ऐसी राजनीतिक शक्ति नहीं थी जो भारत के बड़े भाग को अपने शासन में रखने में समर्थ थी। उस समय यवन, शक और कुषाण लोगों ने अपने साम्राज्य स्थापित किए। अफगानिस्तान के कुषाण साम्राज्य का विस्तार भारत में मध्य प्रदेश व मगध के पाटलिपुत्र तक हो गया। उत्तरी पश्चिमी भारत में यवनों की शक्ति बढ़ी। शक आक्रांताओं ने सिंधु तथा राजपुताने को अपने अधीन कर लिया। कुषाण, शक और यवन शीघ्र ही भारतीय बन गए। उन्होंने भारत के बौद्ध, शैव और वैष्णव, शैव धर्म वो होता है जो शिव जी को मानते हैं, और वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं, विष्णु को मानने वाले जो संप्रदाय होते हैं वो वैष्णव धर्म कहलाए जाते हैं, और बुद्ध को मानने वाले बौद्ध धर्म और शैव और वैष्णव धर्मों को अपना लिया। उन्होंने राजकार्य में संस्कृत एवं प्राकृत भाषा, प्राकृत प्राचीन भाषा मानी जाती है, प्राकृत से ही संस्कृत निकली है, तो भाषाओं का प्रयोग किया। इस युग में भारतीय धर्म और संस्कृति का विदेशों में भी प्रसार हुआ। विज्ञान और कला के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। इस प्रकार इस युग के शासक भारी थे, किंतु वे पूरी तरह से भारतीय बन गए थे। अब गुप्त काल की हम बात करें, ये लगभग 300 से 500 ईस्वी तक भारत में गुप्त साम्राज्य रहा। चौथी सदी के प्रारंभ में मगध के पाटलिपुत्र नगर में गुप्त राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल में चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि महान प्रतापी राजा हुए। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बहुत बड़े भाग पर शासन किया। चीनी यात्री फाहियान द्वारा लिखित वर्णन गुप्त सम्राटों के शासनकाल के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर काफ़ी प्रकाश डालता है। इस युग में देश के राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, कला, नाट्य, काव्य, संगीत, गणित, ज्योतिषी आदि सभी क्षेत्रों में महान प्रगति हो गई थी। इस युग में हिंदू संस्कृति और धर्म का पुनः उद्धार हुआ। गुप्त सम्राटों ने बौद्ध धर्म को राजश्री दिया। इस समय भारत का विदेशी व्यापार बहुत समृद्ध था। चीन, मध्य एशिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, बोर्निया आदि देशों में भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रसार हुआ। कालिदास और वीरसेन जैसे साहित्यकार इसी युग की देन है। इस प्रकार गुप्त काल राजनीतिक एकता, साहित्यिक और वैज्ञानिक प्रगति, कला की विलक्षणता और धार्मिक अभ्युदय और सुख शांति का युग था। हम समाजों का अध्ययन करते हैं। भारत में समाज, जब हम समाजों का अध्ययन करते हैं तो हमें जो प्राचीन समाज है हमें उनको देखना पड़ता है, कौन कौन से काल थे। तो इसीलिए हमें पाठ्य परिदृश्य में हमें ये पढ़ना है कि इस समय पर क्या हुआ था। तो इसलिए हम जो हमारे इतिहास है, हम इतिहास के पन्नों को, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, हमारे उपनिषद हैं, हमें उसको पढ़ना पड़ता है। अब हम मध्यकाल की बात करते हैं। मध्यकाल में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। कुछ समय तक हर्ष के शासन में भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहा, किंतु हर्ष के अवसान के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विलुप्त सी हो गई। 7वीं सदी से 12वीं सदी तक उत्तरी भारत में राजपूतों का शासन रहा। इसे मध्य युग के नाम से जाना जाता है। इस समय उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बने जो परस्पर लड़ा करते थे।
इस युग में संकीर्णता की प्रवृत्तियां प्रबल हुई और नवीनता, मौलिकता और प्रगतिशील दृष्टिकोण का अंत हुआ। इस युग में धार्मिक कर्मकांडों की वृद्धि हुई और उच्च वर्ग का नैतिक पतन हुआ। वे विलासी जीवन जीने लगे, व्यतीत करने लगे। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ। देवदासी की अपनी लड़कियों को जो है वो मंदिरों में दे दिया करते थे सेवा पूजा के लिए। राजपूत अपनी आन बान के पक्के थे। बाल विवाह, जौहर का प्रथा। जौहर क्या होता था कि राजपूत स्त्रियां एक जब मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया तो राजपूत स्त्रियां अपने सतीत्व की रक्षा के लिए एक जौहर व्रत किया करती थी और बहुत सारी लकड़ियों को चिन लेती थी। और जैसे उनको पता लगता था कि राजा हार गया है तो वो उस महल की सारी स्त्रियां उसमें कूद जाया करती थी। तो उसको हम कहते हैं जौहर का प्रचलन। विधवा विवाह का अभाव, सती प्रथा कि स्त्री का पति मर गया और उसको स्त्री को उसी के साथ ही जिंदा जला दिया जाए, उसको हम सती प्रथा कहते हैं। इस युग की ही देन है। जागीरदारी प्रथा एवं सामंतवादी व्यवस्था राजपूतों की ही देन है। सामंत जैसे कि आप जानते हैं कि जमींदारी प्रथा। इस समय जाति प्रथा अपने सुदृढ़ रूप में मौजूद थी। इस काल में कला साहित्य का भी विकास था। दुर्ग निर्माण कला इसी युग में थी। सोमनाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, आबू के जैन मंदिर, कांची, तंजौर के मंदिर इस युग की स्थापत्य कला के उदाहरण देखने को मिलते हैं। यह युग वीरता का बेजोड़ युग था, किंतु इस समय संकीर्ण देशभक्ति पाई जाती थी और राजनीतिक व्यवस्था कुलीन तंत्र और भ्रष्ट नौकरशाही पर आधारित थी। अब हम कल के वीडियो में मुस्लिम काल को पढ़ेंगे, आधुनिक काल को पढ़ेंगे और फिर हम भारतीय समाज में शास्त्रीय दृष्टिकोण यानी कि पाठ्य परिदृश्य को पढ़ेंगे कि भारतीय समाज में किस तरीके से हम पुरुषार्थ, कर्म और आपके ऋण, यज्ञ और संस्कार, वर्ण व्यवस्था आदि को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।